नमस्कार, हाय, हेलो। आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर। फ्रेंड रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। आइए मिलकर ओपन करते हैं आज के अंक का इनबॉक्स। इस माह इंटरनेशनल मून डे के दिन ख्याल आया कि अरे, एक सप्ताह पहले ही यानी 14 जुलाई को भारत ने मानो विश्व को एक अनूठा गिफ्ट दिया, चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण के रूप में। और खास बात यह कि इसको बनाने से लेकर लॉन्च करने में देश के युवाओं का भी तो योगदान रहा है, किसी न किसी रूप में। सोच कर देखिए, स्पेस, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, ऑर्बिट्स कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी की विविध ब्रांचेस में सूक्ष्म प्रिसिजन ये पहली बेसिक जरूरत है। चंद्रयान से जुड़े वैज्ञानिकों और टेक्नीशियंस के लेवल ऑफ कंसंट्रेशन की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मानो टीम का हर सदस्य मन ही मन ये कह रहा हो कि गुरुजी, इस समय मुझे अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। सचमुच अद्भुत। और ऐसा ही जज्बा हमें इन दिनों देखने को मिला स्पोर्ट्स एंड गेम्स के क्षेत्र में, वो भी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी से जुड़ी चमक धमक से कोसों दूर। कुछ खास नाम तुरंत याद आते हैं, जैसे आर्चरी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्थ सालुंके और भज कौर, बैडमिंटन कनाडा ओपन BWF सुपर 500 फाइनल में लक्ष्य सेन, चेस में डी गुकेश और शिविका रोहिला, स्नूकर में कीर्तना पांड्यन, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में शूटर्स संयम, गौतमी भनोट और अभिनव शॉ। यह खत्म होने वाली लिस्ट नहीं है। शाबाश चैंपियंस, ऐसे ही अपने अपने फील्ड में देश का नाम रोशन करते रहें। अब तो जैवलिन और फेंसिंग में भी युवाओं का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और हर खेल एक खास स्किल सेट डिमांड करता है। इस वर्ष वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। इसे हमारे राष्ट्र की गुरु शिष्य परंपरा के रूप में भी देखा जा सकता है। और हाँ दोस्तों, आपकी फील्ड ऑफ एक्टिविटी कोई भी हो, खेल का मैदान हो या पढ़ाई, देश के लिए लड़ाई हो या चढ़ाई, आपसे पूछा जाए कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सिर्फ एक जवाब याद रखना है, गुरुजी, केवल मछली की आंख। सुनते रहिए राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। दोस्तों, आज है इंटरनेशनल टाइगर डे। ये रौबीला जीव जाना जाता है अपने निडर, पराक्रमी स्वभाव के लिए। इसका एक ह्यूमन सानी हमें मिलता है युद्ध के मैदान में, यानी हमारे शूरवीर सैनिक जो अदम्य साहस के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज मिलते हैं पुस्तक टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर के सह-लेखक हिम्मत सिंह शेखावत से। कैप्टन अनुज नैयर करीबन 23 साल के थे जब ये कारगिल वॉर हुआ था, और उनकी जो ड्यूटी रही थी उस टाइम में वो करीब 1.5 साल की रही थी। उनने अपने माँ बाप को ये नहीं बताया था कि मैं कारगिल वॉर में हूँ। उनने ये कहा था, जो कि बाकी सब बच्चे भी कहते हैं, कि मैं एक पीस पोजीशन पे हूँ और आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है यहाँ पर। किसको क्या मालूम था कि वो कारगिल वॉर में उस टाइम पे है। कारगिल वॉर में एक ऐसा क्षण आता है जब बहुत ज्यादा चीजें उथल पुथल हो रही थी और चेंजेस के थ्रू निकल रही होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स है जिसको कहते हैं .4875 कॉम्प्लेक्स, जिसमें 13 जैकरेफ भी लड़ रही थी, जो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब की यूनिट थी। साथ में पिंपल कॉम्प्लेक्स पे 17 जाट अपनी कार्रवाई कर रही थी। कैप्टन अनुज नैयर उस टाइम में चार्ली कंपनी में हुआ करते थे, तो जब उनको ये आदेश मिला तब वो ऊपर मूव करे। तो इस पूरी कार्रवाई को, जो कि रात में इनने अंजाम दी थी, उसमें इनने करीब 9 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स या सैनिकों को, रेगुलर्स को मृत्यु को प्राप्त करवाया। इसमें दौरान उन्होंने 3 बंकर डिस्ट्रॉय किए थे। जो चौथा बंकर था, उस टाइम में डिस्ट्रॉय करते टाइम में थोड़ा सा उजाला हो गया था, सुबह का टाइम था, तो इनको गर्दन पे एक रॉकेट लॉन्चर लगा, जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। कैप्टन अनुज नैयर को महावीर चक्र के द्वारा सम्मानित किया गया। महावीर चक्र
सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। और कैप्टन अनुज नैयर का ताल्लुका था जाट रेजिमेंट से। तो जाट रेजिमेंट में मैं ये कह सकता हूँ कि वो वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है, बिकॉज जाट रेजिमेंट में 5 महावीर चक्र मिले। इस बुक की जर्नी को भी मैं कवर करना चाहूँगा। मेरा एक ग्रुप है, बाइकिंग ग्रुप, जिसका नाम है राष्ट्रीय राइडर्स। ये करीब 2016 में हमने फॉर्म किया था। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को, ऑफिसर्स को या उनकी फैमिलीज को धन्यवाद कर सके। तो हमने करीब 30,000 किलोमीटर राइड कर चुके हैं इस उद्देश्य को लेते हुए। एक ऐसी ही राइड पे हम जा रहे थे जब हम जो हमारे फॉलन वंस होते हैं, जो सोल्जर्स या ऑफिसर्स, उनके परिवारों से मिल रहे थे। और हमारा उद्देश्य यही था कि हम उनको जाके ग्रैटिट्यूड हमारा दे सके, धन्यवाद कर सके, बिकॉज इससे ज्यादा तो शायद हम कुछ कर नहीं सकते। तो उस राइड के अंतर्गत हम फैमिली से मिल रहे थे। तो एक ये फैमिली थी जो कैप्टन अनुज नैयर की फैमिली थी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वीकेंड था। वीकेंड में बड़ी भीड़ थी ट्रैफिक की वजह से। तो हम थोड़े से लेट हो गए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम शायद टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, 11 के आसपास में पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको आना पड़ेगा। जब ये बुक का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, हम उनके जो लेटर्स लिखते थे, कि उस टाइम में मोबाइल फोन्स कुछ नहीं हुआ करते थे, सिर्फ लेटर्स एक माध्यम होता था, प्रोमिनेंट माध्यम, जिसके थ्रू अपने आपको बताते थे वो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब मैंने उनके लेटर्स पढ़े, उसमें उनकी बातें देखी, समझी, तो मेरे को समझ में आया कि ये जो स्टोरी है, ये आम जनता को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो ये मैंने अपने ऊपर एक कर्तव्य समझा कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ इस बुक के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू, कि लोगों को पता चले। तो मेरे को ये क्लिक हुआ कि एक बुक लिखी जानी चाहिए। अब बुक लिखना इतना आसान नहीं होता है, तो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। इनफैक्ट पूरी परमिशंस ली गई है, क्योंकि पहली बात तो बुक लिखना आसान नहीं होता, दूसरी बायोग्राफी लिख रहे हैं वो और डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर आर्मी के ऊपर बायोग्राफी लिखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है चीज़ों को लेकर, बिकॉज आप ऐसी चीज़ नहीं दे सकते बाहर की पब्लिक को जो कि गलत हो या किसी तरीके से जो कि जस्टिफाइबल नहीं हो। जब पहले हमने समझ लिया कि बुक लिखनी है, तो हमने सबसे पहले इंडियन आर्मी से परमिशन ली गई। इंडियन आर्मी ने हमको परमिशन दी, जिसका मतलब ये होता है कि हम पे और भार आ गया हमारे कंधों पे कि हम कितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को निकाल सके। तो हम उन यूनिट्स पे गए, 17 जाट यूनिट पे गए, हमने उनसे बात करी, उनसे समझा। तो हम फॉर्चुनेटली हर उस शख्स से मिले हुए हैं जो उस वॉर में इन्वॉल्व था, चाहे वो जवान हो, चाहे अफसर्स हो, चाहे रिटायर्ड हो, सबसे मिले हम। और हमने काम किया कि हम उस पीक पे भी चढ़े, उस पीक के पास में गए कि वो कहाँ से चढ़े थे, कहाँ से उतरे थे, कहाँ बैठते थे, क्या करते थे। देखिए, कलम जो चलता है वो आपके अंदर के जो थॉट प्रोसेस है उसके थ्रू चलता है। आप दिखावटी कुछ करेंगे तो वो ज़्यादा निखार के नहीं आ सकता है। तो हमने हर चीज़ को समझा, हर चीज़ रिकॉर्ड करते थे, उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते थे और उसमें से क्या कॉमन चीज़ निकल के आई है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ कह दिया वो हमने लिख दिया। ये सब कुछ लिखा गया, उसको बहुत टाइम लगा चीज़ों को। ये वापस पूरा ड्राफ्ट इंडियन आर्मी को पहुँचाया गया। उनने 4 महीने इसको पूरा पढ़ा और उसके बाद में उनने हमको ओके दिया। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है पब्लिशर फाइंड करना, क्योंकि पब्लिशर की भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि आपकी बुक कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी। और ऊपर वाले की कृपा है कि हमको इंडिया का तो नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिशर, उसके थ्रू ये बुक पब्लिश हुई है। और हमारा हमेशा से उद्देश्य जो ये था कि स्टोरीज बाहर आनी चाहिए, इससे पैसा कुछ नहीं कमाना हमको उद्देश्य था हमारा। तभी हमने देखा कि अंदर लिखा हुआ है कि इसकी जो रॉयल्टी आएगी वो किसी अच्छे कॉज के लिए ही आपने। जी, ये पहला ऑब्जेक्टिव था सर हमारा, कि जो भी इससे रॉयल्टी आएगी वो हमारे जेबें नहीं भरनी है हमें। तो ये बुक इसलिए लिखी गई कि लोग इस चीज़ तो किसको जाएगी रॉयल्टी? सर, हमने इस बुक से पहले भी कुछ शादियां हुई हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की, जो कि परिवार इतना सक्षम नहीं था, तो हमने कंट्रीब्यूट किया हमारे ग्रुप ने, और वो प्रेजेंट किया है। मनी डॉरी के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रेजेंट किया है। आई हैव वन एग्जांपल जो मैं कभी कोट नहीं करता। एक सोल्जर वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनकी जो वाइफ थी वो भी खत्म हो गई थी, उनकी बेटी ननिहाल के पास में थी। जब उनकी शादी का मेरे को मालूम चला तो हमने कंट्रीब्यूट किया कुछ पैसा, और हम शादी में गए। उस बेटी से मिले हम, मैं बेटा आपको क्या करना है? बोले मामा मेरे को पढ़ाई करनी है। तो हमने ये इंश्योर किया, उनकी ग्रेजुएशन कराई, हमने ग्रेजुएशन अपने पैसों से कराई। उसके बाद में हमने वो मनी एफडी करा के ब्याज के साथ में उनको दी वो पैसे, तो ताकि वो आगे यूज कर सके। क्योंकि आप शादी में किसी पैसे को आप दोगे तो वो डौरी में, किसी भी दहेज में, किसी भी काम में, खाने वाने में यूज हो जाता है। वो पैसे का महत्व खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग आएंगे, खाएंगे, चलेंगे, हाथ धोएंगे, चले जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं निकलता। तो हमने एक और शादी करी थी, तो ये जो पैसा है ये अभी हमने संभाल के रखा हुआ है। जैसी भी कुछ ऐसी नीड रिक्वायरमेंट आती है तो वी विल बी डूइंग दैट। इससे हमको कुछ भी कमाना नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना सा है कि आम जनता, यूथ को ये पता चले कि हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस
किस कठिनाइयों का सामना करती है, कैसे एक यंग बच्चा जो कि शादी करने वाला था 1.5 महीने बाद में, वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसकी जो फियांसे थी वो उसका इंतजार करती रह जाती है, और कैसे वो फैमिली स्ट्रगल करती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये दुनिया को बताना कि कैसे लोग होते हैं जो कि आप और मेरे जैसे ही होते हैं। कुछ अलग तो वो कहीं मार्च से तो आते नहीं है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सिखलाई ऐसी होती है कि वो एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते, और उनको मालूम है आगे मृत्यु है, पर वो सोचेंगे नहीं कभी भी उस तरफ जाने के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उसमें ही लास्ट का जो सेंटेंस है वो ये है कि योर ओन सेफ्टी इज कंफर्ट लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सो दिस इज इंडियन आर्मी फॉर यू, और इसको प्लीज पढ़िए, समझिए कि क्या सैक्रिफाइसेस होते हैं फौज के। टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर। इस मार्मिक किताब के युवा सहलेखक हिम्मत सिंह शेखावत को आपने सुना। युवा भारती का विनम्र नमन उन सभी वीरों शहीदों को जिन्होंने करगिल विजय दिवस की नींव रखी। पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। दोस्तों, संगीत भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विस्तार और गहराई मानो अनलिमिटेड है, खासतौर से मॉडर्न ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में। श्रृंखला संगीत तेरे कितने रंग में आज मिलाते हैं मुंबई के उभरते सुगम शास्त्रीय युवा गायक और म्यूजिक प्रोड्यूसर निश्चल जवेरी से। युवा भारती के सभी लिसनर्स को निश्चल जवेरी का नमस्कार। निश्चल, ये बताओ, हर युवा की लाइफ में एक पड़ाव आता है, एक कठिनाई से भरा पड़ाव होता है, और वो है करियर और रोजगार। चूंकि तुम एक गायक हो, संगीतकार हो, और सबसे बड़ी बात, म्यूजिक प्रोडक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं होती। आपके सर्कल्स में होती होगी, हमें तो इतना मालूम है कि या तो आप घर पे रियाज करते हैं और एट द मोस्ट आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, बस हमारी नॉलेज वहीं तक है। म्यूजिक इंडस्ट्री जो है, म्यूजिक प्रोडक्शन जो है, इसकी क्या खूबियां होती हैं, और हमारे युवाओं को उनके रोजगार संबंधी अगर एक रास्ता चुनने की बात हम करें तो क्या क्या स्कोप है इसमें? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और काफ़ी यंगस्टर्स मुझसे भी पूछते हैं कि क्या आगे कैसे करें, क्या करें। तो पहले के ज़माने में 3 चीज़ होती थी, एक म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिक्स राइटर और सिंगर, और वो उनके यही ज़रिया था कि शोज़ करेंगे या गाने पिक्चर में गाएंगे। आज की तारीख में वो जो छोटे छोटे हिडन जितने भी रास्ते हैं वो सब, क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ें आ गई है, और बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल चुके हैं। म्यूज़िक प्रोडक्शन उनमें से एक है। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन, एक गाने को कैसे सजाना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, कौन सी रिदम यूज़ करनी है, और म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी अब 2-3 और अलग शैलियाँ आ चुकी है। क्या इसमें म्यूजिक रिलीज भी शामिल है, प्रोडक्शन का हिस्सा? नहीं जी, नहीं। म्यूज़िक प्रोडक्शन सिर्फ जो गाना है या जो म्यूज़िक प्रोजेक्ट है उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उसका जो म्यूज़िक साउंड सिलेक्शन है, उस पे ज़्यादा फोकस है। म्यूज़िक रिलीज, म्यूज़िक बिजनेस, म्यूज़िक पब्लिकेशन, ये सारी अलग और शैलियाँ हैं। तो ये भी चीज़ें हैं जो यूथ जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, शायद उनका करियर एज अ सिंगर ज़्यादा ना चले पर वो म्यूज़िक से जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये सारी और भिन्न शैलियाँ हैं जो वो चूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक पब्लिकेशन एक बहुत बड़ी ग्रोइंग फ्यूचर है जी। और म्यूज़िक प्रोडक्शन स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उसमें भी रिदम अरेंजमेंट, जो एक रिदम अरेंजर होते हैं वो अरेंज करते हैं। तो पहले म्यूज़िक प्रोडक्शन को एक्चुअली अरेंजर बोलते थे, तो वो अब जो सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट टर्म है वो म्यूज़िक प्रोडक्शन हो चुका है उसका। अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि जैसे हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि एक स्टूडियो होता होगा, 40 वायलिन्स आती हैं वहाँ पे, 10 क्लैरिनेट आती है, 5 गिटार्स आती हैं, और एक बेस ड्रम, एक चलो भारतीय संगीत के हिसाब से तबला या पखावज, इतना ही हमें मालूम है। क्या वर्तमान दौर में भी जब कोई गाना रिकॉर्ड होता है तो स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग हो तो ऐसा ही कुछ सीन होता है या बिल्कुल ही अलग होता है? दोनों प्रकार से होता है। तो जो बड़े बजट की फिल्म्स है या जो जिसमें बड़ा साउंड चाहिए,
जिसमें बजट है, तो वो लोग इसी तरीके से करते हैं। मतलब वहां पर भी मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है कि जो लोग संगीत सीखते हैं और आगे काम तलाशते हैं, तो उनके लिए अभी भी स्कोप। हम तो ये सोच रहे थे कि ये मॉडर्न म्यूजिक ने सभी को बिल्कुल कोने में कर दिया है, ऐसा है क्या? कोने में नहीं किया है। जो फाइनल ऑडियंसेस हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा अब आ चुकी हैं। तो जो भी फाइनल आउटपुट है या जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फाइनली फ़ोन पे आपको सुनना है। तो उससे जो बाथरूम सिंगर्स हैं या जो ऐसे ही गाते हैं शौकिया, वो सब भी अपने फ़ोन पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके आगे डाल सकते हैं। तो उससे जो अच्छा संगीत है वो डाइल्यूट हो गया कहीं ना कहीं, और वो फिल्टर हो जाएगा धीरे धीरे। लोगों को अपने आप ही उनके कान में समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये 1 मिनट का रील है और ये जो है वो 10 साल तक मेरे साथ रहेगा ये गाना। लेकिन म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, म्यूज़िक पब्लिशिंग हो गया, म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गया। म्यूज़िक में भी जैसे फिल्म में आप कास्टिंग करते हैं, वैसे म्यूज़िक में भी आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको चूज़ करना है, कौन सा प्लेयर है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। म्यूज़िक के अलावा जो कोर म्यूज़िक है, उसके अलावा जो आजू बाजू में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। चलते चलते एक नाम मेरे जहन में आता है, क्योंकि युवाओं में रिकी केज का नाम काफी सुनाई पड़ता है। तो तुम्हारा जो वास्ता रहा उनके साथ, उसके बारे में जरा सा मतलब दोस्तों को बताइए। मेरा स्टूडियो बॉम्बे में था। हमने उनकी एल्बम आई थी रिकी जी की, विंड्स ऑफ संसारा, जो कि ग्रैमी अवार्ड जीती है, और हमने उनका 5.1 का मास्टरिंग किया था स्टूडियो में। हालांकि मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने फाइल्स भेजे थे और हमने उनको मास्टर करके वापस भेजा था। नॉमिनेटेड हम भी थे। जो इंजीनियर जो थे पीए दीपक, उन्होंने मास्टर की थी और ग्रैमी में नॉमिनेशन हुआ था। वेस्टर्न म्यूजिक का तड़का अगर हम, जैसे तुम्हारे केस में हुआ है, हिंदुस्तानी कढ़ाई थी लेकिन पाश्चात्य का भी तड़का लग गया उसमें, तो क्या ये परस्पर विरोधी है या दोनों मिलकर कुछ और ही सुंदर कोई फूल खिलाते हैं? ये खिलाते ही हैं, और वो इनफैक्ट वो एक और एडिशन है आपके पूरे गुलदस्ते में, क्योंकि जो हमारे पुराने म्यूज़िक कंपोजर्स भी थे, शंकर जयकिशन जी, नौशाद साहब, ये सब क्लासिकल सीख के उन्होंने वेस्टर्न स्ट्रिंग्स का उपयोग किया था, और जो आज तक हमें याद है। सलील चौधरी जो आप नाम लीजिए, मदन मोहन जी, तो इनका पूरा अरेंजमेंट वेस्टर्न स्टाइल से ही हुआ है, और उस चीज़ को और उन्होंने कैसे इंटीग्रेट किया है हमारे म्यूज़िक में, तो वो एक आर्टिस्ट की सही पहचान है कि आप किस तरीके से और उसको खूबसूरत बना सकते। सैया बोलो तनिक मोस रयो न जाए, सैया बोलो तनिक मोस रयो न जाए, सैया बोलो तनिक मोस रयो न जाए, सैया बोलो, सैया संगीत तेरे कितने रंग। सुगम शास्त्रीय गायक और म्यूजिक प्रोड्यूसर निश्चल जवेरी को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इस अंक की शुरुआत में हमने रोजगार की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट की बात की। तेजी से बदलती दुनिया में नए नए फील्ड्स उभर रहे हैं
अपने विशिष्ट चैलेंजेस के साथ। एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स और जीनोमिक्स तो इसी के एग्जाम्पल्स मात्र हैं। पत्रिका ने सोचा आज क्यों ना किसी युवा को ही गुरु बनाया जाए नए क्षेत्रों में कुछ और प्रैक्टिकल जानकारी हासिल करने के लिए। सब दोस्तों को फायदा हो सकता है, साथ साथ पेरेंट्स को भी। आओ मिलते हैं एनिमेशन, एआर और वीआर से जुड़े हमारे युवा साथी साहिल मोहन से। एक नई सी दुनिया। बेसिकली मैं एक VR एंड AR बेस्ड स्टार्टअप चलाता हूँ एंड मेरी स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट हुई अराउंड 5 इयर्स पहले, जब मैंने डिसाइड किया कि वर्चुअल रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एंड आई थॉट कि लाइक आई कुड रियली एक्सेल एंड मेक अ डिफरेंस इन दिस इंडस्ट्री, सो आई स्टार्टेड अप। हम अभी वर्चुअल रियलिटी, आपने सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी इज़ लाइक समथिंग इन विच you wear a headset and उसके अंदर you feel like you are there in a place, so we create वो 3D environment जहाँ पर बहुत सारी applications होती है। जैसे जनरली रियल एस्टेट में आप मान लीजिए कि आप अपना घर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लोर खुद चूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर लगा के देख सकते हैं घर में विदाउट इवन बाइंग द हाउस फर्स्ट। और दूसरा लाइक आर्मी में काफ़ी इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ होता है। मेडिकल में इसका काफ़ी यूज़ होता है वर्चुअल रियलिटी का आजकल। सो बहुत सारा पोटेंशियल है इसमें। सो आई थॉट कि लाइक व्हेन आई सॉ दीज ऑल द पोटेंशियल्स, आई रियलाइज्ड कि आई कुड रियली मेक अ डिफरेंस बाय गोइंग इनटू दिस। साहिल, ये बताओ, एनिमेशन और एआर और वीआर, एक युवा जब इस फील्ड में एंटर करता है तो क्या उसे टेक्निकली और आर्ट वाइज क्या दोनों उसके एरिया स्ट्रांग होने चाहिए? ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे लर्निंग, आपकी अगर स्किल्स अच्छे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकली आप सीख नहीं सकते हैं, बट आपका जो आर्टिस्टिक साइड है, जैसे एनिमेशन में जनरली जो लोग आते हैं दे आर मोर पैशनेट अबाउट आइदर गेम्स क्रिएट करने के लिए पैशन होता है या मूवीज़ में काम करने के लिए पैशन होता है। जितना मूवीज़ में आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स देखते हैं वो एनिमेशन का पार्ट आता है। वर्चुअल रियलिटी के गेम्स जिनको ऐसा लगता है कि वो ये करते हैं और उनको इसमें काफ़ी मज़ा आता है और उनको लगता है कि वो इस चीज़ में आकर और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, लाइक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो पैशन है तो टेक्निकली जनरली लाइक धीरे धीरे आप बहुत इजीली पिकअप कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आपका आर्टिस्टिक साइड, आपका एक पैशन टूवर्ड्स द इंडस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन आपका टेक्निकल कितना स्ट्रांग है। टेक्निकल आई वुड से out of 100%, if 60% is passion and like इंडस्ट्री का एक आपका पास रिस्पेक्ट है और आप इसमें आना चाहते हैं, और 40% कैन बी योर टेक्निकल पार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग विच यू कैन ऑल्सो डेवलप ओवर टाइम। ये बताओ, अगर हम एनिमेशन की पढ़ाई की बात करें हमारे देश में, हम ये भी देखते हैं कि छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं और ये भी पता लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होता है। तो तुम्हारा अब कई सालों का अनुभव है इस लाइन में, जो वुड बी छात्र हैं उनको क्या बताओगे इन दोनों के फर्क में? देखिए, जो बेसिक कोर्स का है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वही सेम सिलेबस है। आप मतलब अगर इसका एग्जांपल लें तो अगर आप बड़े स्कूल में जाए तो भी आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वही NCERT की बुक्स होती हैं, और आप अगर छोटे से स्कूल में जाएं तो भी वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सो बेसिकली आप कितना अच्छा उसको ग्रास्प करते हैं और कितनी जल्दी एक्सेल करते हैं इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आपने कहाँ से किया है। आप छोटे से यूनिवर्सिटी या फिर छोटे से इंस्टीट्यूट से भी सेम सॉफ्टवेयर्स और सेम किताबें पढ़कर काफ़ी ऊपर जा सकते हैं रादर दैन किसी बड़े यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बेयर करके जाना। सो डाइवर्सिफिकेशन और नॉलेज बहुत है इस इंडस्ट्री में। इवन लाइक आई वुड से कि यू कैन इवन लर्न अ लॉट ऑनलाइन, मतलब यूडेमी, यूट्यूब, ये सब जो एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी सारा मतलब आपको नॉलेज मिलेगी, फ्री नॉलेज। बाहर के लोग पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं है जो आप नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन भी इसके काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्टिव कोर्सेज हैं अगर आप सर्च करें। तो सीखने का अगर आपके अंदर वो है कि मतलब आपको बहुत अच्छा लगा ये फील्ड और आप कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक सीखने का
आप कहीं से भी सीखें, आपको अगर उसकी नॉलेज है तो आपको जॉब इस इंडस्ट्री में बहुत है, बहुत पर्सपेक्टिव है। और आजकल स्किल बेस्ड ज़्यादा देखा जाता है इंडस्ट्री में, रादर देन वेयर आर यू डूइंग द कोर्सेज फ्रॉम। एक और उत्सुकता होती है जानने की, चलो पढ़ाई तो कर ली एनिमेशन में, कहीं से भी स्किल सेट आपका हासिल हो गया, लेकिन जब इंसान एक छोटी सी शुरुआत करता है इस फील्ड में, जब मार्केट में उतरता है, तो क्या ये बहुत ज्यादा लागत वाला काम होता है? जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते होंगे और जो मशीनरी लगती है इसमें। अभी अगर आप इनिशियल अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कैपिटल थोड़ा सा इंटेंसिव है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अब जैसे इवॉल्व हो रही है, आप इवन एक लैपटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये है कि अगर आप लैपटॉप से स्टार्ट करें और फ्रीलांस, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, फ्रीलांसिंग से मैंने एक लैपटॉप से घर पे शुरू किया था कोरोना से पहले। कोरोना के टाइम पे भी मैं घर से एक लैपटॉप से काम कर रहा था, और ऐसे मैंने क्लाइंट्स बनाए। और जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते जाते हैं, आप इन्वेस्ट करके और पीसीज ले सकते हैं। बट हाँ, शुरू में लाइक थोड़ा सा, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 1 लाख के आसपास अगर आप एक लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एक बेसिक सीखने के लिए और कुछ वर्क लेने के लिए। बहुत अच्छी बातें हो रही है तुमसे साहिल। ये बताओ, 5 शब्द हमारे सामने आंखें बड़ी बड़ी करके कई बार आते हैं, वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमेशन, एआर, वीआर और आजकल जो मेटावर्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन सब में कितनी ओवरलैपिंग है और ये कहाँ कहाँ अलग हो जाते हैं? कोर आई थिंक मेटावर्स, एआर, वीआर, ये सब एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो लिंक हो जाएंगी आगे चल के। ये सब अभी अलग अलग डेवलप हो रही हैं क्योंकि कंपनीज डिवाइडेड हैं। कुछ कंपनीज एआई पे काम कर रही है, कुछ कंपनीज एआर स्पेसिफिकली काम कर रही है, बट जो फ्यूचर है वो मुझे ये लगता है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ एक साथ जोड़ के एक प्रोडक्ट्स आएंगे। जो जैसे आप मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दूं कि गूगल है, तो गूगल सिर्फ गूगल सर्च ही नहीं करता है, गूगल सर्च के साथ साथ वो क्रोम ब्राउज़र भी बनाता है वो। बट क्रोम ब्राउज़र और गूगल की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि वो सेम कंपनी से आई है। तो सिमिलरली एआई और वर्चुअल रियलिटी ये दोनों जुड़ जाएंगी, और आगे चल के जैसे आप अभी वर्चुअल असिस्टेंट, वैसे आपके साथ एक असिस्टेंट होगा वर्चुअल रियलिटी में जो आपको हेल्प आउट कर रहा होगा आपके कामों में। सो इस तरह से आगे। और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की जाए तो जो आपने शायद आयरन मैन का जारविस देखा होगा, जो मतलब आपको कॉन्स्टेंटली आपको रास्ता नेविगेट करने में हेल्प कर रहा होगा, या फिर लाइक एक रियल वर्ल्ड के साथ मिक्स होके आपका एआई। सो इसमें आपका एआई भी यूज़ होगा, इसमें आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D, सब कुछ मिक्स करके प्रोडक्ट्स बनेंगे। और ये है कि आगे चल के ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो एक साथ मिक्स होके बहुत इलैबोरेट प्रोडक्ट बन जाएगा। साहिल, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए समय निकाला, इतनी रोचक जानकारी दी आजकल के आधुनिक जीवन की चीजों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस। समय का पता ही नहीं चला, इतनी बातें जो हुई। लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि कल था वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। आप में से कई दोस्तों ने इस दिवस को देश भर के स्कूल कॉलेज कैंपस में मनाया होगा, एक नए संकल्प के साथ। ग्रीन हाइड्रोजन और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की दृष्टि से भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। लगे रहो युवा भारत। चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के साथ साथ एक और खास बात, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पिछले दिनों एक माइनर प्लैनेट को हमारे युवा उल्का खगोल शास्त्री अश्विन शेखर का नाम दिया है। फ्रांस की पेरिस ऑब्जर्वेटरी में कार्यरत अश्विन को इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए हार्दिक अभिनंदन। पूरे विश्व को इस दौर में युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं, विशेष रूप से विश्व शांति और सद्भाव के मद्देनजर। इस दिशा में कल मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप हमारे वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। G20 के विविध कार्यक्रमों के आयोजनों के परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भागीदारी को पत्रिका का प्यारा सा स्माइली भरा लाइक।
युवा भारती प्रोग्राम सुनकर क्या समझा, कुछ सीखा, हमें सब कुछ YouTube के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जानते हैं आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी पत्रिका आपसे बहुत कुछ सीख सकती है, इसलिए कहा। तो बाय फ्रेंड्स, आपका मित्र मनोज माइंडकर अब आपसे विदा लेता है। नमस्कार। युवाओं के सरोकारों का दर्पण, नए विचारों का